हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम सब डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम की दृष्टि से पवन सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर रहे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 95 से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम सब आगे क्वेश्चन देख चुके, पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 95 से देखते हैं। हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान से। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लगभग 150 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम लगभग क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि निम्नलिखित आकार का बहुलक बताइए। बहुलक ज्ञात करने के कहा है। बहुलक वह होता है जो बहुत बार आया हो। किसी भी श्रेणी में जो संख्या बहुत बार आई होती है उसी को बहुलक कहते हैं। अब देखिए एक श्रेणी दी गई, इस श्रेणी में आप देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो बहुत बार आई है। तो देखेंगे आप 3 यहाँ देखेंगे, 3 एक ही बार आया है। 4 देखेंगे, 4 एक भी आ रहा है। 2 एक ही बार आया है। 1 जो एक बार आया है, लेकिन 7 यहाँ देखेंगे, 7 2 बार आया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, 7 2 बार आया है। वैसे आगे अगर देखेंगे आप और आगे देखेंगे 7 के बाद देखेंगे तो यहाँ देखिए 5 जो देखेंगे, 5 थोड़ी देर के लिए रुकिए 1 मिनट। अगर आप यहाँ 5 देखेंगे, थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर ले रहे हैं, व्हाइटनर का इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे अब 6 देखेंगे, 6 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, कितनी और 3 बार। 6 कितनी बार आया? 3 बार आया है। वहीं 8 एक बार आया है, 9 एक बार आया है और 5 एक बार आया है। तो बहुलक क्या होता है? जो बहुत बार आया हो। तो आप यहाँ देखेंगे 6 कितनी बार? 1 बार यहाँ पर आया है, 1 बार यहाँ पे आया है और 1 बार यहाँ पे आया है। यानी 6 कितनी बार? 3 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है? 6 आया है। तो हमारा बहुलक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, बहुलक वह संख्या होती है जो अधिक बार आई हो। तो इस श्रेणी में हम देखेंगे कौन संख्या अधिक बार आई है, तो 6 अधिक बार आई, इसलिए बहुलक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहा गया है कि पदों के योग क्या करना है? कहा गया कि पदों के योग की संख्या से देखिए पदों की संख्या से भाग देने प्राप्त होता है। तो पदों के योग में पदों की संख्या से जब भाग देते हैं तो हमें माध्य मिलता है। माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। तो जितनी भी संख्याएं होती है उनको उनको हम जोड़ते हैं और संख्याओं को गिनकर उनसे भाग देते हैं तो हमें क्या निकलता है? माध्य निकलता है। ठीक है, और माध्य क्या निकालने के लिए क्या करते हैं? हम उसे देखते हैं सम है कि विषम है। ठीक है, और बहुलक क्या होता है? जो बहुत बार आया हो। तो हम एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में हम आपको माध्यिका और माध्य और बहुलक बता देंगे जल्दी ही। ठीक है, नोटबुक पेन पे या व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहा है कि बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। कितनी होती है? 3 होती हैं। रूसो ने भी 3 अवस्था बताई। कैसे, कौन कौन से बताइए? शैशवावस्था बताया है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अच्छा, शैशवावस्था कितने कितने साल बताया है? उन्होंने कहा है शैशवावस्था जो होती है वो होती है 0 से 6 साल। कितने? 0 से 6 साल शैशवावस्था होती है। फिर उसके बाद कहा कि 6 से जो है 12 साल जो होती है ये होती है हमारी बाल्यावस्था। ठीक है, और 12 से जो 18 साल होती है वह होती है हमारी क्या होती है? 12 से 18 साल जो होती है वह होती है किशोरावस्था है। किसने कहा? रूसो ने। ठीक है, रूसो ने बताया कि यह 3 अवस्थाएं में। ठीक है, वैसे भी बालक विकास की अवस्था कितनी होती है? 3 होती है सामान्यतः। कौन कौन सी? शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। तो 97 का ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। बालक विकास की अवस्थाएं होती हैं 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया है, अच्छे से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है किसमें है? बालक विकास की दृष्टि से, बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो हमारा देखिए बाल विकास इसमें देखेंगे और तीसरे में देखेंगे, तीसरे में जो है पहला वाला भी ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन भी समाहित है। तो सबसे बढ़िया उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सा होगा। ऑप्शन नंबर सब सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें बालक विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान क्या होता है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सही होगा? सा होगा। 98 का सा सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन को अच्छे से करना है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है, एक परिभाषा हमने इससे पहले भी बताया था, किशोरावस्था क्या होती है? तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है।
तो इस फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि किशोरावस्था क्या होती है, बड़े तनाव तूफान की अवस्था होती है। इसने किसने कहा था, स्टेनी हाल ने। स्टेनी हाल ने एक बड़े हाल में खड़े होकर क्या कहा कि किशोरावस्था क्या होती है, तनाव तूफान की अवस्था होती है। ऐसे याद करिए, ठीक है। किशोरावस्था क्या होती है, तनाव तूफान की अवस्था होती है, किसने कहा है, स्टेनी हाल ने कहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था किसने, थार्नडाइक ने। किसने दिया था, थार्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था किसने, थार्नडाइक ने। अगर वहीं पावलोव का नियम पूछे तो पावलोव ने जो दिया था वह दिया था जो है शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था किसने, पावलोव ने। उन्होंने कहा था जब किसी तटस्थ उद्दीपक को, किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ किसी प्राणी के समझ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तब तटस्थ उद्दीपक उद्दीपक प्राणी वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसे वह स्वाभाविक उद्दीपक पर करता है। तो इन्होंने जो कुत्तों पर प्रयोग किया था पावलोव ने, जो है उन्होंने एक तटस्थ उद्दीपक और वो एक स्वाभाविक उद्दीपक जो है स्टिमुलस जो है लार स्रावित करने का जो देखा था कुत्ते प्रयोग करके। तो इन्होंने पावलोव ने जो दिया था, उन्होंने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। वहीं थार्नडाइक जो दिए थे वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था, ठीक है। समय कम है इसीलिए हम जो है आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाएंगी, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं, इसमें पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं। तो हम सब केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक को जाने, माध्य माध्यिका बहुलक होती है, तो माध्यमान हो गया हमारा एक, माध्यांक हो गया और बहुलक हो गया। ये प्रसार जो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापांक नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सा राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 कहता है, क्वेश्चन कहता है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या होता है, परिवर्तन की अवस्था होती है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन आप देखेंगे किशोरावस्था में होती है। हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे आवाज़ चेंज होता है, हमें जो है खुले विचार में रहना, खुले जो वातावरण में रहने की इच्छा होती है किशोरावस्था में। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ होता है, किशोरावस्था में। इसीलिए किशोरावस्था को जो है परिवर्तन काल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था और इस तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है, ठीक है। तो किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप क्या है, परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा क्या होगा, राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बालक के विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं। इससे पूछा गया है कौन सा कारक नहीं है। तो देखिए पोषण, जब तक बालक को अच्छा पोषण नहीं देगा, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर उसे जो है स्वस्थ शरीर रहेगी तभी तो उसका दिमाग विकास होगा, उसका बालक का विकास होगा। लिंग भेद यह भी होता है और तनाव, अगर बालक हरदम तनाव में ही रहेगा तो उसका विकास कैसे होगा। इसलिए तनाव मुक्त वातावरण की व्यवस्था की जाती है स्कूलों में, ठीक है। लेकिन यहाँ संस्कृत की बात यहाँ उतना उपयोगी नहीं होती है, ठीक है। बालक के विकास की उतना उपयोगी नहीं, इसलिए हम संस्कृत को जो है यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो यही संस्कृत तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सा जो है सही होगा, ठीक है। पूछा गया बालक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं, संस्कृत। बाकी पोषण जरूरी है। पोषण अगर बच्चे के अच्छा जो है स्वस्थ रहेगा शरीर, तभी तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का तभी तो वास होगा। तनाव मुक्त वातावरण चाहिए उसे, लिंग भेद नहीं चाहिए। अगर लिंग भेद रहेंगे, एक दूसरे में जेंडर बायनस रहेगा तो कहाँ से पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर 7 संस्कृति, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 कहा गया है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या है, अनुभव के द्वारा ही तुम्हारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है स्थायी रूप से, वही तो अधिगम है। अधिगम की परिभाषा और है, अधिगम ज्ञान आदत और वृत्तियों का अर्जन है, उत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है। ये सब परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर हमारा सही होगा, ठीक है। 104 का। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 कहा गया पदों के योग में, क्या है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने पिछले देखा था कि माध्य कहते हैं। माध्य क्या होता है, कुल पदों की संख्या का योग होता है बटे कुल संख्या। तो जितनी संख्याएं होती हैं उनको सबको को जोड़कर और जितनी संख्या होती है उनको काउंट करके क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें क्या निकलता है, माध्य निकलता है, ठीक है। ये हमें पूछा भी गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, द राइट जवाब होगा, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 106 देखते हैं। 106 कहा गया है कि बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? अभी देखिए हमने आपको बताया है कि किशोरावस्था में क्या होता है, बालक स्वतंत्र रहना चाहता है। वो अपने घर वालों या किसी भी प्रकार का जो है अपने वातावरण में जो है हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसीलिए जो है किशोरावस्था में स्वतंत्र रहने की प्रबल इच्छा होती है उसमें, आकांक्षा होती है बालक में, कब? किशोरावस्था में। इसीलिए किशोरावस्था को तनाव एवं तूफ़ान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। इसलिए हम इसको बार-बार रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको तैयार हो जाए, ठीक है? तो इसमें हमारा कौन-सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर अ सही होगा। बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो किशोरावस्था में होती है, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कहा गया है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, भूतकाल मतलब बीता हुआ काल में, जिन तथ्यों को हमने पहले सीख लिए हैं, उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। क्या करना? स्मरण करना, सही बात है। जो हमने 1-2 साल पहले सीख लिया उसको और हैं तो क्या है? स्मृति है हमारी, क्या है? मेमोरी है। मेमोरी में ही तो हमारा सब डाटा फिट है पहले का, उसको हम आज क्या कर रहे हैं? रिवाइज़ कर रहे हैं। तो इस कथन किसका है? यह कथन है जो है वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ है। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जिन तथ्यों को हम भूतकाल में सीख चुके हैं, उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है इसी परिभाषा को। आइए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि सीएटी, क्या? सीएटी हमने इसके पहले भी इसको बताया था सीएटी कैट के बारे में बताया था। यह क्या है? परीक्षण है किस प्रकार का? व्यक्तित्व का। इसमें पूछा गया है कि सीएटी कैट परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? किस किस आयु के? जो सीएटी कैट परीक्षण है या किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? यह 0 से 03 जो 3 वर्ष से 11 वर्ष की तक के बच्चों के जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए उपयोगी होता है। इसकी इसको एस्टेब्लिश करने का सबसे पहले काम किसने किया था? लियोपोल्ड ब्लाक ने। कब किया था? 1948 में लियोपोल्ड ब्लाक ने। जब आगे हम इसको देखेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर करते हुए और बढ़िया चलेंगे। इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है कि कौन-सा है? सीएटी कैट कैट, ठीक है? या कितने वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है? 3 से 11 वर्ष के लिए, ठीक है? और इसको एस्टेब्लिश करने का काम किसने किया था? लियोपोल्ड ब्लाक ने। हमारी आवाज़ को अच्छे से सुनकर उसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आप भूलें नहीं। एग्ज़ाम तक आप ज़रूर याद रखिए, ठीक? एग्ज़ाम तक, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग का प्रकार नहीं, संवेग हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं संवेग। संवेग कुछ जन्मजात संवेग होते हैं, कुछ हम जो जन्म से ही प्राप्त होता है। जैसे हमें भूख लगना, क्या है? संवेग हमारा। प्रेम, ये सब क्या है? संवेग है, तो ये हमारे क्या है? जन्म से प्राप्त है, ठीक है? संवेग का प्रकार नहीं पूछा गया है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है संवेग का प्रकार कौन-सा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है क्रोध, ऑप्शन 2 भय दिया, ऑप्शन जो है सी ध्यान और प्रेम। तो ध्यान हमारा क्या है? अटेंशन क्या है? अटेंशन हमारा ये संवेग नहीं है, ठीक है? बाकी आप भय देखेंगे, ये भी संवेग है, क्रोध क्या है? ये भी संवेग है, प्रेम क्या है? ये भी संवेग है। हमारे मनोभाव में जो उत्पन्न होते हैं, वो क्या है? संवेग हैं, ठीक है? तो 109 क्वेश्चन का कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, ठीक है? इसमें नहीं पूछा गया था इसीलिए। फिर कहा गया प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो हमने देखा था प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। और सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 होती है, ठीक है? 90 से 110। अगर आपको 109 भी मिलता है तो भी हमारा सही होगा, ठीक है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, किसके? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, ठीक है? तो उनके अनुसार जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति कितनी है? तो हमने बताया था एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन और फार्मल ऑपरेशन। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं होती है। आपको याद करने में आसानी होगी, उसको एसपीसीएफ से याद कर लेंगे तब भी ठीक है। इसे इंद्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही सब हैं जी, ठीक है? 4 अवस्थाएं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसमें जो है जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ कितनी है? 4 हैं। फिर कहा गया किशोरा अवस्था को गंभीर उथल-पुथल की अवस्था कहा है। किसने कहा है? किसने कहा है? स्टेनी हॉल ने। स्टेनी हॉल ने कहा है कि उथल-पुथल की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था के बारे में कहा है स्टेनी हॉल ने, ठीक है? देखिए स्टेनी हॉल का बार-बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनकी परिभाषा को आप
एक बार ध्यान देके जरूर जाइए एग्जाम में, हो सकता है कि क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले। फिर कहा गया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो हम सबको जानते हैं बुद्धि लब्धि का फार्मूला है। बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करते हैं तो जो है बुद्धि लब्धि निकलती है। इसे स्टर्न और टर्मन ने दिया था, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला जो है क्या होता है? मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि निकलती है, ठीक है। जिसको आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं कुछ एग्जाम में, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए 114वां क्वेश्चन देखते हैं। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। मानसिक योग्यता क्या कह रहा कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को कुछ नया करता है। जब कोई कुछ व्यक्ति कुछ नया करेगा तो उसमें क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। और क्रिएटिविटी क्या है? सृजनात्मकता है। जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे बच्चा जब कुछ नया करता है, कोई काम नया करता है अपने ढंग से, जो अगर मान लीजिए कोई टीचर कोई काम दे दिया कि बेटा इसको इसको आपको बना के देना है, तो उसमें कुछ अलग दृष्टिकोण देता है बालक, तो उसमें क्या होती है? क्रिएटिविटी उससे पता चलती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन संरचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो क्रिएटिविटी कहलाती है सृजनात्मकता, ठीक है। 114 का सी सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि शारीरिक रचना क्या? क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है? भिन्न होते हैं। क्या है? शारीरिक रचना में, बुद्धि में, दिमाग में, व्यक्तित्व में हर आदमी क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है। यह कहलाता है, तो यह व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है। और सही बात भी, हर एक आदमी हूबहू दूसरे की नहीं होते। कितो भी अगर जुड़वा भी हैं, तभी भी उनके अंदर कुछ न कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो कहलाया गया व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, ठीक है। तो 115 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। इनको अच्छे से एक बार देखते हुए चलिए, समझते हुए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है संज्ञानात्मक क्या? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। आपके जब दिमाग में कोई समस्या होगी, दिमाग की क्षमता में कमी होगी, तो आपके व्यक्तित्व की को कठिनाई होगी। आपको समाज में एडजस्ट करने में समस्या होगी। तो आप किससे जुड़ी है? जब आपके कॉग्निटिव से बातें हों, तो आप बौद्धिक से जुड़ी होती है, बुद्धि से जुड़ी होती है, तो यह किस क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा बौद्धिक विकास से। कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है। व्यक्तित्व को कठिनाई होती है तो बौद्धिक विकास में। अगर आपके संज्ञानात्मक क्षमता में कमी है, तो कहीं न कहीं बौद्धिक विकास में आपकी कठिनाई होगी व्यक्तित्व के, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 का है सिगमंड फ्रायड के बारे में कहा है। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, लिबिडो की बात की है, सेक्सुअल एनर्जी की बात की है। तो आइए इनको देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो दायर उनकी थ्योरी का नाम ही पूछ लिया, तो वह कहते हैं मनोविश्लेषणवाद का पिता इन्हें कहते हैं, इसलिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही होगा। सिगमंड फ्रायड को व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 कह रहा है कि परोक्ष कल्पना के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष कल्पना के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? स्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? स्मृति। आप कोई चीज़ देख रहे हो, उसके संबंध में चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे दिमाग में जाकर जुड़ जाएगी, तो यह क्या करेगी? स्मृति, मेमोरी में ही इकट्ठा होती है, ठीक है। तो हमारा कौन सही होगा? 118 का द सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या है? आप जो अपने परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति आप उसमें एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो आपके शारीरिक विकास और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास सब वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। 119 का 119 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 कह रहा है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है?
तर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए मान लीजिए कोई जो आपके पास कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उस समस्या को समाधान करने के लिए जो हमने पीछे के अनुभव प्राप्त किए वो उपयोगी हो रहे हैं और उससे जो है हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो हमारे कहीं न कहीं तर्क शक्ति में विकास हो रहा है, ठीक है? और यही विकास से हम उस समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है? 120 का पहला आ होगा सही, ठीक है? आइए 121 देखते हैं। 121 क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने की वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो अधिगम कहलाती है। क्या अधिगम कहलाती है? और पठार वक्र क्या होता है? जब आदमी जैसे कुछ देर आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आपके दिमाग में पठार बन जाता है। अब आपको कुछ भी सिखाया जाए तो आप सीख नहीं पाते उस गति से, तो आप कहते हैं पठार बन गया, ठीक है? वही कह रहा है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है, ठीक है? 121 का ऑप्शन नंबर आ सही होगा, ठीक है? आइए 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। यहाँ तत्परता की बात हो रही है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, तो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। यह थायरॉइड के सीखने का किस नियम से संबंधित है? यह तत्परता का नियम है। क्या है? तत्परता का नियम। उन्होंने ही बताया था कि अगर आज कोई बालक सीखने के लिए तत्पर है, उसमें जिज्ञासा है, तो वह उसको बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो इसी को हम तत्परता का नियम कहते हैं, ठीक है? किसने दिया था? थायरॉइड ने दिया था। तो 122 का ऑप्शन नंबर ब सही होगा, राइट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 क्वेश्चन नंबर कह रहा है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो अनुकरण के द्वारा। किसके? अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 7 सही हो गया। प्रत्यक्ष भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अनुकरण का सिद्धांत ही है जिसमें सीखने के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, ठीक है? तो इसमें जो है हमारा सा जो है 123 का सा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 कह रहा प्रयासों से प्राप्त करता है, उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। आप कोई चीज़ जो है अर्जित कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कोई प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयास से कर रहा है, प्रयास से प्राप्त कर रहे हैं, तो वह कैसा प्रेरक होगा? अर्जित प्रेरक, ठीक है? आप उसको पा रहे हैं, आप उसे अर्जित कर रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, उसमें भाग-दौड़ कर रहे हैं, तभी तो उस प्रेरक को पा रहे हैं, तो वह अर्जित प्रेरक होगा, ठीक है? तो 124 का सही होगा, ठीक है? आइए 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएँ आती हैं। क्या आती हैं? अधिगम करना, धारण करना, पुनः स्मरण करना। यहाँ देखिए पुनः स्मरण की बात करें, जब पुनः स्मरण की बात करें तो स्मृति से संबंध होगा, क्योंकि हमें स्मृति में जो है पहले जो कुछ चीज़ें पढ़े हैं याद नहीं हो रहा है, याद किए थे पहले जो, अब उसको दोबारा हम याद कर रहे हैं, तो ये हमारा किससे जुड़ा है? स्मृति से जुड़ा है। तो यहाँ आप देखिए कहाँ गया था? पुनः स्मरण। ऐसे-ऐसे कुछ क्वेश्चन में की पॉइंट होते हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को हल करना और आसान हो जाता है, ठीक है? तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएँ आती हैं, स्मृति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? तो 125 का द सही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बाँटता है कहलाता है समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे? जैसे अब आप मान लीजिए समांतर माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। अगर आप हमको दे दें थोड़ी के लिए 2 दे दिए, 4 दे दिए, 6 दे दिए, ठीक? 8 दे दिए। अब जब इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो कुल संख्याओं का योग करेंगे तो 8 6 14, 14 4 18 तो 20 होगा। देखिए क्या होगा? 20 हो जाएगा। अगर 20 बटे और कुल संख्याओं का योग हो गया 20 और कुल संख्या से भाग देंगे तो 1 2 3 4 संख्या 4 से भाग देंगे तो क्या लेंगे? 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो 5 आएगा हमारा, ठीक है? तो समांतर माध्य कितना आएगा? 5 आएगा। देखिए तो अगर देखेंगे 4 के बाद क्या संख्या आएगी हमारी? 5 आएगी, यहाँ पर कहीं बीच में रहेगी 5 ही नहीं। तो देखिए इसके यहाँ 5 के बाद 2 संख्या है, 5 के पहले 2 संख्या है, तो बीच के 2 बराबर भागों में बाँट रहा है कि नहीं बाँट रहा है? बाँट रहा है ना? तो समांतर माध्य ही है जो वह प्रतांक को किसी प्रदत्त 2 भागों में बाँटता है, वह क्या है? समांतर माध्य है, ठीक है? तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है? समांतर माध्य क्या और बहुलक के बारे में हम एक छोटे से वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे बोर्ड पे, ठीक है? जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्व है, परिभाषा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा।
यह क्वेश्चन किसका है? तो यह क्वेश्चन जॉन डीवी का है, जॉन डीवी का, ठीक है। जॉन डीवी ने ही कहा है कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन महत्व, उसी प्रकार समाज के विकास अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें? बच्चों को शिक्षित करिए। अगर बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी समाज का विकास होगा। जैसे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक होता, उसी प्रकार समाज के विकास के लिए बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो उन्होंने यह बात की थी किसने? जॉन डीवी ने, ठीक है। तो 127 का बा सही होगा। आइए 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है? कौन-सा है? विकास को प्रभावित करने वाला। तो बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आप देखेंगे व्यक्तित्व के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है केस्मर-वेमर जो है और हिप्पोकेट्रस जो हैं, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। यौन, ये भी जो है सेक्सुअल एनर्जी, मनोविश्लेषणवाद के जो पिता सिग्मंड फ्रायड, इन्होंने भी यहाँ पर जो है लिबिडो की बात की है। तो यह सब क्या है? विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं हमारे। अब आप देखेंगे किशोरावस्था में भी ऐसे लक्षण, यौन लक्षण उभर के सामने आते हैं, बुद्धि का विकास होता है। तो ये सब जो है हमारे कहीं न कहीं विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर द सही होगा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है टोली की आयु किसे कहते हैं? टोली की आयु मतलब गैंग। देखिए बच्चे क्या होते हैं, एक समूह में रहते हैं। कब बच्चे एक समूह में रहना पसंद करते हैं? किस अवस्था में बच्चे जो है एक समूह में रहना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में देखेंगे बच्चे एक ग्रुप में रहकर खेलते हैं, वो बाल्यावस्था ही को ही टोली की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। और गैंग एज क्या है? किशोरावस्था की अवस्था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहे हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, किसका कथन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्ष 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कथन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 5 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है कि फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का है। क्योंकि सिगमंड फ्रायड यह बताते हैं कि जो बचपन में आदमी जो सीख लेता, उसका धीरे-धीरे वह विस्तार करता है। जो कुछ भी जो है उसके अंदर एनर्जी आती है, उसका धीरे-धीरे वह विस्तार करता है। तो इसीलिए उन्होंने ये ऐसी परिभाषा दी है कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है, वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह बात कहते हैं इसीलिए कि जो है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसके आधार पर उन्होंने ऐसी बातें की है, ठीक है? तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रायड को मानेंगे, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 से जो है हमें 156 क्वेश्चन तक करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होती है? बच्चों के खेल-कूद के रूप में पढ़ाना चाहिए, रचनात्मक कार्य करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा दिया गया, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और आज के समय में जो मोंटेसरी स्कूल है, जो किंडरगार्टन स्कूल है, फ्रॉबेल ने जो दिया था, इन सब में जो है ऐसी प्रणाली अपनाई जाती है। और वैसे भी जूनियर स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल है, उनमें भी जो है खेल-कूद और रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जिससे बालक के संज्ञानात्मक विकास हो, क्रिएटिविटी का विकास हो। इस सब प्रक्रियाओं को आपको भी स्कूल में जब आप टीचिंग करेंगे या पढ़ाने जाएँगे तो इन सबको ध्यान रखना है, ठीक है? कि खेल-खेल में भी उन्हें प्ले मेथड्स के द्वारा जो है करके सीखने की विधि अपनाना है, जिससे बालक का अधिकतम विकास हो, ठीक है? सुविधा प्रदाता के रूप में टीचर को रहना है, ठीक है? ज्ञान का भंडार तो टीचर में बहुत होता है, उनको एकाएक आप बच्चों में देंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएँगे, कैपेसिटी नहीं उतनी ऑब्ज़र्व कर पाएँगे। तो उनको जो है करके सीखने पर बल देना चाहिए, उनको स्वयं छोड़ देना चाहिए माहौल में कि वो कुछ न कुछ नया करें और जिससे उनके दिमाग का, उनके जो है बुद्धि का विकास हो। आइए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। देखिए, बालक के मानसिक विकास जिससे उसका मस्तिष्क का विकास हो, उस टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्लास पहुँचे तो सभी बच्चे डर जाएँ। या टीचर एक अच्छे व्यक्तित्व का भी होना चाहिए, एक अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, टीचर जैसा होता है उसके गुणों को ऑब्ज़र्व करके कुछ न कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तो टीचर को इन सब बात को ध्यान रखना है, क्योंकि टीचर एक रोल प्ले मॉडल होता है, बच्चे उनका नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसीलिए तो जो है जीन पियाजे ने जो है विलंब अनुकरण का सिद्धांत दिया है, डिफर्ड इमिटेशन की बात कही है। तो इसमें कहा गया कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह और शांतिपूर्ण सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सही बात है। सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, सही बात, जैसा आप आचरण करेंगे बच्चे वैसे ही अनुकरण करेंगे। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब यही नहीं कि आप गए, छोटे बच्चे हैं उनको व्याख्या विधि अपना रहे हैं, तो व्याख्या विधि अपनाएँगे तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बालक वैसे सुनते-सुनते सो जाएँगे। इसीलिए जो बालक को स्वयं एक्टिव रहने के लिए जो है काम करना चाहिए, बालक जिससे स्वयं एक्टिव रहे, करके सीखने पर बल देना चाहिए। खेल-खेल में उनको पढ़ाना चाहिए जो है।
इन सब बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। इसने इसने और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, और उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, क्रिएटिविटी का प्रयोग किस रूप में होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, चिंतन के रूप में। किस रूप में, चिंतन के रूप में। जब आदमी कुछ ना कुछ सोचेगा तभी तो कुछ न कुछ नया करेगा, इसलिए चिंतन, सिंबल, सिंबल से भी आप बुनर को देखेंगे तो आइकॉनिक एज उन्होंने बताया है, उन्होंने सिंबलिक एज बताया है, जिससे बच्चा सिंबल को देखकर चिंतन करता है, ठीक है। तो इसीलिए हो सृजनात्मक क्रिएटिविटी का प्रयोग किस रूप में होता है, चिंतन के रूप में। 133 का सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कल्पना के विकास के लिए किसने, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। किन-किन बातों को? आइए देखते हैं। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, सही बात है। कहानी सुनाना चाहिए। जैसे कल्पना का विकास बच्चों में कैसे होगा, जब उनको कहानी सुनाएँगे, वो कहानी में सोचेंगे, सुनेंगे, उनको समझेंगे। और एक भाषा का विकास पर ध्यान दें। जब आप भाषा विकास ध्यान देंगे तो बच्चे कहानी को पढ़ेंगे भी। और काल्पनिक खेलों या क्रियाओं के लिए अवसर देना चाहिए, जिससे बालक की कल्पना शक्ति का विकास हो। यहाँ पर हम आप ऑप्शन नंबर डी पे जाएँगे, उपयुक्त सभी। यहाँ पर 134 का सभी ऑप्शन सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 दे दिया गया है कि थानडाइक ने दिया है। कौन-कौन से नियम दिए थे? उन्होंने 3 नियम दिए थे, 3 प्रमुख नियम, 5 गौण नियम दिए थे। तो 3 प्रमुख नियम क्या? प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। तो यानी उपयुक्त सभी नियम हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं कि थानडाइक ने 3 प्रमुख नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। 3 प्रमुख नियम कौन-कौन से? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि प्रेरणा क्या होती है? तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हमने कल बताया था आपको प्रेरणा क्या होती है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक। जैसे आप सकारात्मक कैसे होगा? जैसे आपके अंदर से आंतरिक प्रेरणा है, आप स्वयं से मोटिवेट हैं, तो यह क्या है? सकारात्मक है। नकारात्मक क्या है? जैसे आप दंड के जैसे बच्चा है, डर के बल पे जो है कुछ होमवर्क पूरा कर रहा है, या पैसे के मतलब शाबाशी के बल पे जो है होमवर्क पूरा कर रहा है, या पुरस्कार के लालच में जो है होमवर्क को पूर्ण कर रहा है, तो या क्या है? नकारात्मक है या बाह्य प्रेरणा है, ठीक है? तो प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के, एक सकारात्मक, नकारात्मक, जिसे आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स हमारा राइट जवाब होगा। इसमें आ और बा दोनों विकल्प शामिल हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहा गया कि जीन पियाजे द्वारा बालक के आइए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया था। तो जीन पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाओं की बात किया है। कौन-कौन? एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फार्मल ऑपरेशन। हमने इससे पहले देख चुके हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण मतलब एक द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अनुभव हम दूसरी जगह जब प्रयोग करते हैं, तो वही क्या? अधिगम का स्थानांतरण है। जैसे हमने फोर व्हीलर चलाना सीख लिए हैं, अब उसी ज्ञान के प्रयोग से हम ट्रक या बस चलाना सीख रहे हैं, तो क्या? अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। तो क्या है इसमें? कह रहे हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, सही बात है। समानीकरण का सिद्धांत होता है, समान तत्वों का सिद्धांत होता है, यानी उपयुक्त सभी। अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। देखिए, हमने इसके पहले जो है क्वेश्चन जो हमने कराए थे उसमें अच्छे से डिस्कशन करते हुए और विस्तार से चल रहे थे। अब देखिए समय कम है, इसलिए क्वेश्चन को हम फटाफट देखेंगे और एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आइए 139 क्वेश्चन थे। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वह क्या होते हैं? अर्जित प्रेरक होते हैं। अभी हमने देखा है कि वह प्रेरक जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वह क्या होते हैं? अर्जित प्रेरक होते हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 100 कह रहा है स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? क्या है? यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। स्मृत क्या है? सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। स्मृत मेमोरी हमारी सीखी हुई वस्तु का, हम जो सीखी हुई वस्तु होती है उसका सीधा उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, ठीक है? आइए 141 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कितना है? 140 140 के बाद हम आइए 147 आते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया 141। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा क्वेश्चन इसमें हेर-फेर हो गया है। 147 जो है एक पीडीएफ नहीं बन पाया है। तो चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 151 से देख लेते हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन इधर-उधर हो गए हैं, उनको हम करा देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा
व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है। फिर कह रहा है भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है या कैसे संबंधित? बुद्धि से संबंधित है। हम सब जानते इससे पहले पढ़ चुके हैं कि भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। फिर एक आ गया क्वेश्चन, आ गया आपको क्वेश्चन दिया गया है आयु से संबंधित क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक क्या है? 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि बताइए, आईक्यू बताइए। तो हम सब आईक्यू का फार्मूला जानते हैं कि आईक्यू बराबर होता है, पहले हम लिखते हैं क्या? मानसिक आयु। मानसिक आयु मतलब 15। मानसिक आयु कितना है? 15 है। फिर बटे करते हैं कितना? वास्तविक आयु। वास्तविक कितना है? 10 है। और गुणे करते हैं कैसे? 100 से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे एक जीरो है, 10 से एक जीरो पर कैंसिल, तो हमारा कितना आएगा? 150 आ जाएगा। कितना आएगा? 150 आएगी। यानी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 150 होगी। ठीक है। 150 होगी नहीं, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, क्योंकि 140 प्लस जब होता है बुद्धिलब्धि तो कितना है? क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। तो यहाँ 150 आया, 150 के अंदर प्रतिभाशाली है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इसी में तो जो है सुल्तान की बात करते हैं, सुल्तान जो है ब्रह्मास्त्र जो होता है उससे भी जो प्रयोग करते हैं कोहलर। तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा गुड की है और यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि प्रेरणा के बारे में आप पूरी बात बताते हैं, अच्छे से कहते हैं प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियत करने की प्रक्रिया है। यानी आप जो काम शुरू कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, तो आपको काम शुरू करने और उसको लगातार करने और उसके खत्म होने तक की मोटिवेशन की प्रक्रिया है प्रेरणा। यानी आप आंतरिक यहाँ पर सकारात्मक प्रेरणा की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ परिभाषा किसने दी की थी? गुड ने किया था। क्या कहा था? गुड ने। प्रेरणा क्या है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियत करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। ठीक है। 155 का बस सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। या परिभाषा किसकी है? या परिभाषा रास महोदय की। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 141 से कट गया है, तो इसको हम जो है 10 क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन है जो है उनको हम एक छोटे से वीडियो में अलग से करा देंगे, जिससे आपका पूरा 156 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है पॉन सीरीज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन, उससे आप घबराना नहीं, उसे हम जल्दी करा देंगे। बाकी आप देखिए 2 वीडियो इससे पहले हम कर चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा और इसको अच्छे से देख लेंगे, तो यहाँ से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन जो हैं वो आपको छूटेंगे नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है। और वन लाइनर का जो क्वेश्चन है उसे हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनको अच्छे से रिवीजन करिए और एक दो बार देखेंगे, स्पीड तेज करके या 2 पे करके या 1.5 पे करके देखेंगे, तो जल्दी में ही आपको या क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि समय कम है आपके पास, भी एग्जाम नज़दीक है। तो इनको अच्छे से देख कर एक बार एग्जाम में जरूर जाइएगा। ठीक है। यहाँ से आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।